साहब कहते हैं कि जिस समाज को कोई समझता नहीं था, जो समाज साग भाजी उगाता था, जो समाज गोबर काटता था, जो समाज चमड़ा छुड़ाता था, जो समाज गोबर पाता था, उस समाज ने आज अपने वोट का इतना बड़ा प्रयोग करना सीख लिया कि वो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में बैठ करके आ रहा है। मंत्री सोचा कि ये जो पानी साफ इतनी आसानी से हम लोगों के होठों तक पहुंच रहा है, इस साफ पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। महाराष्ट्र में वो महाल नाम की जगह थी जहां पे हमारे लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। एक बड़ा सा तालाब था, जैसे यहाँ बगल में नदी बह रही है, बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में कुत्ता बिल्ली जाके कोई मनाही नहीं थी, लेकिन हमारे समाज के लोग उसमें पानी छू के 5 सील अगर दूल्हा दुल्हन पालन कर ले तो उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा कि नहीं? खुशहाल हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो शादी होती है, आदमी दारू पीना शुरू कर देता है, बीवी को मारना पीटना गाली गलौज करना, दुनिया भर की नौटंकी शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो नशा करता है वो किसी को मार भी सकता है, जो नशा करता है वो झूठ भी बोल सकता है, जो नशा करता है वो दूसरे की बीवी को अपनी बीवी भी समझ सकता है, जो नशा करता है वो चुगली भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। यानी नशा आपके जीवन में जो कष्ट है उसका सबसे बड़ा, कि उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कोई तंत्र विद्या तुम्हारे काम आने वाली नहीं, कोई जादू टोना तुम्हारे काम आने वाला नहीं, कोई ओझा सुखौती तुम्हारे काम आने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि विवेक यही तुम्हारे काम आने वाला है। जेब में से निकाल करके 5 रुपया साहब कांशीराम दे देते हैं। एक मुर्दा कार्ड से मुर्दा आदमी का 5 रुपया में कोट पहनने वाले ने आज आपको हमको किस लायक बना दिया, मुझे कहने की जरूरत। बड़ा बड़ा कलर लगा करके कपड़ा पहन करके घूमते। इसी उत्तर प्रदेश में जब साहब कांशीराम ने पहली बार सरकार बनाई तो उसूलों के इतने पक्के साहब कांशीराम कि उनके साथ एक आर.के. चौधरी करके हुआ करते थे। उस जमाने में आर.के. चौधरी जी मंत्री थे, नेता थे, मंत्री थे। साहब कांशीराम को हवाई जहाज पकड़ने एयरपोर्ट जाना था। साहब कांशीराम जल्दी जल्दी निकलते हैं, बोलते हैं गाड़ी कहाँ है? मंत्री जी की गाड़ी खड़ी थी, लाल बत्ती लगी हुई। कहे साहब सामने तो है। कहे तो तेरी गाड़ी है, क्योंकि मंत्री तो तू है, इसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ? वो आर.के. चौधरी हाथ जोड़ लेते हैं, साहब मैं मंत्री तो आपकी वजह से बना, तो ये आपकी गाड़ी है। बोले ना ना तू मंत्री है, ये गाड़ी तेरी है, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। और साहब बगल में काले रंग की एम्बेसडर कार खड़ी थी, उसमें बैठ जाते हैं। तो चौधरी जी भी भागे भागे साहब के साथ उसी एम्बेसडर कार में बैठते हैं। जब वो गाड़ी आगे जाने लगती है, कभी अगर आप लखनऊ गए हो, अगर नहीं गए हो तो कभी आ करके देखिएगा, लखनऊ शहर का नजारा देखिएगा। वो साहब का बसाया हुआ शहर है। उसी लखनऊ में जहाँ पे आज साहब कांशीराम के नाम का मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल बना हुआ है, उसी स्मारक स्थल पे पहले जेल हुआ करती थी। उसके सामने से जब साहब की गाड़ी निकलती है तब साहब चौधरी जी से कहते हैं, चौधरी जरा पीछे देख, वो जो चौहान था, वो जो साग भाजी उगाता था, देख अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे आ रहा है कि नहीं? वो कहे पीछे घूम के देखता है, अरे हाँ हाँ साहब वो आ रहे हैं। कह रहे वो जो केवट था, मल्ला था, जो मच्छी मारता था, देखो वो अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे आ रहा है कि नहीं? वो घूम के बोलते हाँ हाँ साहब आ रहा है। साहब कहते हैं कि जिस समाज को कोई समझता नहीं था, जो समाज साग भाजी उगाता था, जो समाज गोबर काटता था, जो समाज चमड़ा छुड़ाता था, जो समाज गोबर पाता था, उस समाज ने आज अपने वोट का इतना बड़ा प्रयोग करना सीख लिया कि वो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में बैठ करके आ रहा है, मंत्री बन के चल रहा है। और जब इतने नीचे समाज को, जब इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ ये मनुवादी लोग देखते होंगे तो उनकी छाती पे सांप लौटता होगा। ये देख करके आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है। और ये कहते कहते साहब की आंखों में आंसू आने लगता है। चौधरी जी भी साहब कांशीराम के साथ में सोने लगते। ये 4 साल का दरमियान जो साहब कांशीराम ने संघर्ष किया, भूखे प्यासे सोए, अपने घर नहीं गए, संजोग देखिए दुनिया कभी बहुत छोटी हो जाती है। साहब कांशीराम की मीटिंग उनके अपने गांव में लग जाती है, अपने गांव में मीटिंग लगती है। और आज की व्यवस्था देख लीजिए कैसी है। 20-20 रुपया लीटर पानी बिस्लेरी का हम लोग पी रहे हैं ना, भैया आगे पहले ही रख दिए जैसे हम आके यहाँ बैठे। कभी आप लोगों ने इस बात को सोचा कि ये जो पानी साफ इतनी आसानी से हम लोगों के होठों तक पहुंच रहा है, इस साफ पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया।
महाराष्ट्र में वो महाल नाम की जगह थी जहां पे हमारे लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। एक बड़ा सा तालाब था, जैसे यहाँ बगल में नदी बह रही है, बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में कुत्ता बिल्ली जाके टट्टी, कोई मनाही नहीं थी, लेकिन हमारे समाज के लोग उसमें पानी छू भी नहीं सकते। बाबा साहब ने जब देखा, वकालत पढ़ के आए, तो उनको बचपन में अपनी जो वो बातें थी, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कि जब कहा था मास्टर से कि देख मास्टर, तूने मुझे कह दिया मैं अछूत हूं, मैं महार हूं, मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैं देख पढ़ लिख करके क्या करना चाहता हूं। उस दिन बाबा साहब को याद आया और बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने पढ़ लिखने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो अपने समाज के लोगों को पानी पीने के अधिकार को दिला के रहूंगा। और फिर बाबा साहब 10,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो जो महार का तालाब था, उस तालाब को चारों तरफ से कहते हैं सब लोग घेर लो और सबसे एक आह्वान करते हैं कि चलो आज साफ पानी पीने का अधिकार लेके रहेंगे। हम जानवरों से बदतर नहीं है, हम जानवरों से बेहतर हैं, हम साफ पानी आज पी के रहेंगे। और जब बाबा साहब एक बार आह्वान करते हैं तो 10,000 लोग ऐसे चुल्लू में लेके पानी पीते हैं। जब साफ पानी मुंह तले जाता है तो लगता है ऐसा सदियों की बेड़िया जो है वो टूट गई हो, क्योंकि वो साफ पानी हमारे होठों तक पहली बार पहुंचता है। लेकिन जिन ऊंची जाति के लोगों का तालाब था वो चुप नहीं बैठते, लाठी डंडा ले आते हैं। बाबा साहब के भी सर पे लाठी पड़ती है, खून बहने लगता है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। बंबई की कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं 3 साल तक, और अंग्रेज सरकार के साथ मिलकर बाबा साहब ऐसी व्यवस्था करवाते हैं कि जितने भी सार्वजनिक स्थान है बहन जी, जैसे आज आपको कोई भी किसी भी हैंडपंप से पानी पीने से नहीं रोक सकता, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने व्यवस्था करवाई कि कोई भी सार्वजनिक पानी पीने का स्थान है, चाहे कुआं है, नदी है, पोखर है, तालाब है, इस पे किसी बिरादरी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, तब उस मास्टर को जवाब दिया, देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख के लगाते हो। उस पंजे का मतलब है कभी हिंसा नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो जब दुल्हा को तैयार करते हैं, दुल्हन को तैयार करते हैं, तो ये बात बोला जाता है कि ये 5 सील का तुमको पालन करना है अपने ससुराल जा करके। और जब लड़की लड़के को बोलते हैं कि तुमको भी अपने पूरे जीवन भर ये 5 सील का पालन करना है। तो ये बताइए, ये 5 सील अगर दुल्हा दुल्हन पालन कर ले तो उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा कि नहीं? खुशहाल हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो शादी होती है, आदमी दारू पीना शुरू कर देता है, बीवी को मारना पीटना गाली गलौज करना, दुनिया भर की नौटंकी शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो नशा करता है वो किसी को मार भी सकता है, जो नशा करता है वो झूठ भी बोल सकता है, जो नशा करता है वो दूसरे की बीवी को अपनी बीवी भी समझ सकता है, जो नशा करता है वो चुगली भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। यानी नशा आपके जीवन में जो कष्ट है उसका सबसे बड़ा कारण है। तो उस पंचशील के माध्यम से बुद्ध ने सबसे पहला संदेश दिया। और आज ये मेला जिनकी स्मृति में, जिस भीलक देव की स्मृति में ये मेला आयोजित किया जा रहा है, वो भीलक देव भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कोई तंत्र विद्या तुम्हारे काम आने वाली नहीं, कोई जादू टोना तुम्हारे काम आने वाला नहीं, कोई ओझा सुखवती तुम्हारे काम आने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि विवेक यही तुम्हारे काम आने वाला है। इसीलिए कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।